हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाषा पढ़ाते वक्त एक टीचर को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये हमारा 5th टॉपिक है जो लैंग्वेज पेडागोजी में दिया गया है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। हर जगह ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी। इनकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट लैंग्वेज पेडागोजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज की सारी वीडियोस देख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ सीटेट 1 में जो मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज और सीडीपी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी आप ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट से। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ाने के जो चैलेंजेस एक टीचर फेस करती है उनको हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले डाइवर्स क्लासरूम, देन लैंग्वेज डिफिकल्टीज, देन एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। या हम लर्निंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चा एरर करेगा लर्न करते वक्त, तभी टीचर को उसमें पढ़ाने में कोई चैलेंज फेस होगा या फिर टीचर उसे रेक्टिफाई करवाएगी। देन लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर्स, इसमें भी हम लर्निंग की बात करेंगे क्योंकि जब बच्चा कोई लर्निंग डिसेबिलिटी फेस करेगा, डिसऑर्डर फेस करेगा, तभी टीचर के लिए चैलेंज बनेगा और तभी वो पढ़ाते वक्त उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डाइवर्स क्लासरूम से। डाइवर्स क्लासरूम, जैसे हमें पता चल रहा है नाम से, क्लासरूम में भिन्नता। अब भिन्नता किस तरीके से आ सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल, नीड्स, एबिलिटीज, डिफिकल्टी से सारी अलग अलग होती है। एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो 30 तरीके के कल्चर, बैकग्राउंड, एबिलिटीज, नीड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो हम लैंग्वेज की क्लास में जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं, हम 2 तरीके के डाइवर्स की बात करने वाले हैं, डाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद। दूसरा है लर्निंग स्टाइल यानी सीखने की शैली। अलग अलग शैलियां होती हैं बच्चों की सीखने की। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद की बच्चा किस तरीके से अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता है, हर बच्चे की भाषा में कहीं ना कहीं भिन्नता मिलती है, वो किस तरीके से एक चैलेंज क्रिएट करती है टीचर के लिए, उसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म एक पहली बात तो यह है कि एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है किसी भी लैंग्वेज क्लास में, क्योंकि एक लैंग्वेज क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे, टीचर्स उनको समझेगी, बच्चे टीचर को समझेंगे और अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होगा, तो एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है किसी भी भाषा की क्लास के लिए। लेकिन जब ये एक रिच रिसोर्स माना जाता है भाषा सीखने के लिए, वहीं एक चैलेंज भी ये क्रिएट कर देता है। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एनसीएफ क्या कहता है बहुभाषावाद के बारे में। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश, स्पेसिफिकली इंग्लिश है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन बनकर आया हुआ है 2 या 3 पेपर में। तो इंग्लिश जो हम इंडिया में बच्चों को पढ़ाते हैं ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, जो मल्टीलिंगुअल कंट्री जैसे कि इंडिया में यूज की जाती है। तो इंडिया में जो इंग्लिश यूज की जाती है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। अब बात आती है कि मल्टीलिंगुअल किस तरीके से एक चैलेंज क्रिएट करता है। सबसे पहली बात, बच्चा जो भी भाषा सीख कर आता है वो उसकी मातृभाषा होती है। अब क्योंकि जो बच्चा क्लास में आ रहा है उसे अपनी मातृभाषा है और टीचर से वो जो सीखेगा वो एक नई लैंग्वेज होगी, तो मातृभाषा और जो नई लैंग्वेज वो सीखेगा उन दोनों के ग्रामर में फर्क होगा, क्योंकि हर भाषा की अपनी ग्रामर होती है और हर ग्रामर स्ट्रक्चर अलग होता है। इसलिए जो मातृभाषा का ग्रामर बच्चा सीख कर आ रहा है, समझ कर आ रहा है, उसका वो प्रयोग करेगा नई भाषा सीखने में, तो उसका जो ग्रामर स्ट्रक्चर है उसमें वो देखेगा कि डिफरेंस है और वो मदर टंग में और जो न्यू भाषा सीखेगा उसको समझने में कंफ्यूज होगा और टीचर के लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा, क्योंकि बच्चा तो मातृभाषा समझेगा और टीचर को पढ़ानी है नई भाषा। तो नई भाषा वो किस तरीके से पढ़ाए, वहां पर मातृभाषा एक तरीके से हर्डल का काम करेगी, क्योंकि बच्चा मातृभाषा को लिंक करता हुआ चलेगा नई भाषा के साथ, लेकिन नई भाषा का ग्रामर होगा अलग। इसलिए मदर टंग एक तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म तो बना देती है क्लास में, एक रिच रिसोर्स तो बना देती है, लेकिन साथ साथ नई भाषा सीखने में हर्डल क्रिएट करती है। वहीं लर्नर्स हर बार हैबिचुअल होते हैं मातृभाषा को, मदर टंग को यूज करने में। अगर हम कोई नई भाषा भी सिखा रहे हैं तो बच्चे की जब तक वो भाषा सीख नहीं लेता, उसमें ग्रैप नहीं कर लेता, उसमें वो अपने आप को समाहित नहीं कर लेता, तब तक वो मदर टंग का ही यूज करता है। जितना टीचर कोशिश करती है कि बच्चा नई भाषा सीखे, उतने में उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है उस टाइम के लिए जब तक बच्चा मातृभाषा का प्रयोग करता है। अगर उसे मातृभाषा का प्रयोग करने से टीचर रोकती है
तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि मैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जो टीचर क्वेश्चन पूछती है नई भाषा से रिलेटेड और टीचर एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा न्यू लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है उसका प्रयोग करे, तो बच्चा हेजिटेट करता है आंसर करने में, क्योंकि बच्चे की जो हैबिट बनी होती है वो बनी होती है मदर टंग की, और टीचर एक्सपेक्ट करती है न्यू लैंग्वेज यूज करने की। इसलिए भी बच्चे को न्यू लैंग्वेज सिखाने में एक हर्डल क्रिएट होता है, एक चैलेंज क्रिएट होता है टीचर के लिए। वहीं साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी बात आ जाती है। वो न्यू लैंग्वेज सीखने लगता है, जैसे अभी मैंने पिछली पॉइंट में कहा कि जब तक बच्चा उसको ग्रैब ना कर ले, यदि बच्चा उसे ग्रैब कर लेता है तो उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो क्लास के बाहर जाके, स्कूल के बाहर जाके उस नई भाषा का प्रयोग करे। वो भाषा उसके लिए वो क्लास तक, स्कूल तक ही सीमित रह जाती। तो वो नई भाषा को जो सीख भी लेता है तो उसको स्कूल के बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो उसका प्रयोग कर सके। इसलिए भी बच्चा जब उसे सीखना शुरू करता है तो वो उसे यूज नहीं कर पाता। इसलिए नई भाषा टीचर सिखा भी देती है, अगर बच्चा सीख भी जाता है, अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण बच्चा उसमें अव्वल नहीं बन पाता, उसमें एक्सेल नहीं कर पाता, इसलिए भी एक हार्डल बन जाता है उस न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये बात हुई मल्टीलिंगुअलिज्म की। भाषाएं तो बहुत सारी है, सबके पास अपनी मदर टंग है, नई लैंग्वेज सीखने में किस तरीके से वो हर्डल बनती है। इसी के साथ है लर्निंग स्टाइल। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कहने को हम 3 मेजर लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, जिसमें ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक की हम मेजरली बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों में भी बात आती है कि वो किस तरीके से सीखना पसंद करते हैं। जैसे कि ऑडिटरी लर्नर्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऑडियो, जो बच्चा सुनकर अपनी लर्निंग बनाना पसंद करता हो, इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, आइडिया रिसीव करना पसंद करता हो। यहाँ बच्चा जितना ज्यादा सुनता है उतना वो उस चीज को, उस टॉपिक को जो टीचर पढ़ाना चाहती है उसको समझ पाता है। यही दूसरी बात आती है विजुअल की। यदि टीचर क्लास में लेक्चर दे रही है, बच्चा सुन रहा है, तो वो ऑडियो लर्नर्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन जो बच्चा देख कर समझना पसंद करता है उनको कहते हैं विजुअल लर्नर्स। तो जब टीचर लेक्चर दे रही होती है क्लास में, बच्चों को समझा रही होती है, तो साथ साथ उनका फर्ज बनता है कि वो विजुअल लर्नर्स के लिए भी काम करे, यानी जो वो बताना चाहती है, समझाना चाहती है, वो साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखे, ताकि विजुअल लर्नर्स के लिए समझना आसान हो, क्योंकि वो देख कर, पढ़ कर ही समझना पसंद करते हैं। उनको जब चीजें समझनी होती है तो वो कोशिश करते हैं कि उस चीज को देखे, उसे एनालाइज करे, ऑब्जर्व करे, फिर इस चीज को समझे। वहीं तीसरे लर्नर्स होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, यानी कि जो एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके, उसे खुद कर सके, उसे छू कर देख सके, उसे करके देख सके, वो होते काइनेस्थेटिक लर्नर। ऐसे लर्नर्स सुनकर और देखकर तो सीखते ही हैं, साथ साथ वो करना भी पसंद करते हैं। जब वो कोई एक्टिविटी करते हैं तब उनको ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि टीचर क्या समझाना चाह रही है। जैसे कि लैंग्वेज में हम डिबेट करवा सकते हैं, उनसे स्टोरी बुलवा सकते हैं, पोएम बुलवा सकते हैं। इस तरीके से बच्चा जब उस काम को खुद करता है तो वो ज्यादा अच्छे से समझता है। अब क्योंकि 3 तरह के लर्नर्स होते हैं, तो तीनों तरह के लर्नर्स का ध्यान में रखते हुए टीचर को पढ़ाना जरूरी है। इसलिए साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी टीचर को देता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सके क्लास में। साथ साथ एक चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि हर लर्नर को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को, उनके स्टाइल को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये होता है लर्निंग स्टाइल, कि किस तरीके से बच्चा सीखता है और किस तरीके से टीचर उन्हें सिखा सकती है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिफिकल्टीज। लैंग्वेज डिफिकल्टीज बेसिकली हम देखेंगे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से बच्चे को डिफिकल्टी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। हम यहाँ पे 3 लैंग्वेज स्किल्स की बात करने वाले हैं, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग मेनली आती है, क्योंकि बच्चा इन तीनों में डिफिकल्टीज फेस करता है। और स्पेशली न्यू लैंग्वेज सीखते वक्त, क्योंकि न्यू लैंग्वेज जो सीख रहा होता है उसमें बच्चे को न्यू चीजें सीखनी पड़ती है। किस तरीके से वो वर्ड्स प्रोनाउंस करे, किस तरीके से वो बोले, वो हेसिटेट ना करे उस न्यू लैंग्वेज को यूज करते वक्त, किस तरीके से वो रीड करें, क्योंकि जब रीडिंग बच्चा शुरू करता है न्यू लैंग्वेज में, स्लो रीडिंग करता है, तो वहां पे बच्चे को डिफिकल्टी आती है रीड करने में। वो कई बार प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। इस तरीके से बच्चे को लैंग्वेज सीखने में डिफिकल्टीज आती हैं। जब वो लिखना शुरू करता है तो उनकी बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि न्यू लैंग्वेज होती है उनके लिए, तो उनकी राइटिंग में भी फर्क आता है, वो अक्सर स्पेलिंग एरर्स करते हैं। तो ये डिफिकल्टीज हैं जो बच्चा न्यू लैंग्वेज एक्वायर करते वक्त, समझते वक्त, लर्न करते वक्त फेस करते हैं। और हर बच्चा इस चीज को फेस करेगा, क्योंकि न्यू लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है।
इन डिफिकल्टीज को फेस करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उन डिफिकल्टीज को बच्चा जब प्रैक्टिस करने लगे तो उनको इम्प्रूव करवाया जाता है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के बावजूद अगर बच्चा उस चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहा, तो हमें बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को सोचने समझने की जरूरत पड़ती है कि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी बच्चा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं ला पा रहा, उसकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ पा रहा, उसकी प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा। तब हमें यहाँ पे डिफिकल्टीज के साथ बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है ये चीज समझने की कोशिश करनी पड़ती है, ये चीज जानने की कोशिश करनी पड़ती है कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई स्पेशल अटेंशन की जरूरत हो। तब यहाँ पे प्रैक्टिस के बाद जब बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर पाता, तब इस बात पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और बच्चा ये डिफिकल्टीज क्यों फेस करता है? सबसे पहली बात तो न्यू लैंग्वेज होती है। साथ साथ अभी हमने देखा कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती कि उस न्यू लैंग्वेज को वो यूज कर पाए। वो स्कूल में उस चीज को सीख लेता है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी, उसको ऐसा एनवायरमेंट नहीं दिया जाएगा जहां वो उस न्यू लैंग्वेज को यूज कर सके, तब तक बच्चे को ये डिफिकल्टी रहेगी। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस और एक हैबिट फॉर्मेशन यानी कि अपॉर्चुनिटीज देना बच्चे को उस न्यू लैंग्वेज को यूज करने में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज में, ताकि बच्चा जो ये डिफिकल्टीज फेस करता है न्यू लैंग्वेज सीखते वक्त, उनको वो इम्प्रूव कर सके और उन डिफिकल्टीज को वो खत्म कर सके। अगर बच्चा उन डिफिकल्टीज को खत्म नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तब हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है कहीं बच्चे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है इन चीजों के रिगार्डिंग। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बच्चे को करवा दी गई है, उसे घर में भी एनवायरमेंट मिल रहा है जहाँ वो लैंग्वेज यूज कर पा रहा है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है कहीं बच्चे को कोई डिसएबिलिटी तो नहीं है। इन डिसेबिलिटीज के बारे में भी अभी हम देखेंगे। इसके बाद आता है एरर्स। अब क्योंकि बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहा है, उसकी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो उसमें हम एरर्स फाइंड करते हैं कि एरर आ क्यों रहे हैं और किस तरीके से वो बच्चे को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली बात, चिल्ड्रन जो एरर्स करते हैं यानी मिस्टेक करते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लापरवाह है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। और एरर इज द फर्स्ट स्टेप जो ये शो करता है कि बच्चा कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है। तो उनकी एरर्स को एक नॉलेज का पार्ट माना जाए कि बच्चा वो नॉलेज गेन कर रहा है, ना कि उनकी इग्नोरेंस, ना कि उनकी लापरवाही मानी जाए। जब बच्चा एरर करता है तो पता चलता है कि बच्चे की कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ डिफिकल्टीज वो फेस कर रहा है और कहाँ हमको इम्प्रूव करवा सकते हैं। एरर से ही हमें ये चीज समझने में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ एरर्स बच्चों की लर्निंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि बच्चा न्यू लैंग्वेज सीख रहा होता है, उसमें एरर कर रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि वो जो एरर कर रहा है उसे कहाँ पे डिफिकल्टी है और किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। क्योंकि जब बच्चा सेंटेंसेस लिख रहा होता है, बोल रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो वहां पे लैंग्वेज तो यूज कर ही रहा होता है, लैंग्वेज के रूल्स तो यूज कर ही रहा होता है, लेकिन वो एरर जो कर रहा है, गलतियां कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, उसमें हमें कहाँ इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, कहाँ उसे हेल्प की जरूरत है। इन एरर्स की मदद से हमें ये बात पता चलती है। साथ ही साथ बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो इम्प्रूवमेंट ला सके अपने एरर्स में, यानी जो गलतियां वो कर रहा है उसको एक दो बार उसे नोटिस करवाई जाए, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में वो एरर ना करे, वो गलतियां ना करे, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। बच्चे को खुद इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज दी जाए। और ये अपॉर्चुनिटीज जब मिलेगी जब बच्चा स्कूल के बाहर निकलकर भी न्यू भाषा, न्यू लैंग्वेज जो सीख रहा है उसका प्रयोग करे। मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पेपर में और दोनों लैंग्वेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस एरर्स पे, लर्निंग स्टाइल पे या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म पे आते हैं, उनको जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.telebytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप इन टॉपिक्स के बारे में तो जान सकते हैं, साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स की, लर्निंग डिसेबिलिटीज की, जिसकी बात हमने लर्निंग डिफिकल्टीज में करी। क्योंकि बच्चा लैंग्वेज जब सीख रहा होता है, डिफिकल्टीज तो वो फेस कर रहा होता है, और वो ओरिजिनल भी है और नेचुरल प्रोसेस भी है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद भी अगर बच्चा उन डिफिकल्टीज को क्योर ना कर पा रहा हो, तो हमें सोचने की जरूरत पड़ जाती है कहीं बच्चा किसी चीज में डिसेबिलिटी तो फेस नहीं कर रहा, या डिसऑर्डर तो फेस नहीं कर रहा। जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं वो काफी तरीके के हैं, लेकिन हम जो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो सिर्फ तीन है: डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और अफेसिया। इन तीनों के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। बेसिकली यहाँ पे दो तरीके की चीजें आती हैं, रीडिंग और स्पेलिंग की।
रीडिंग और स्पेलिंग में जो डिफिकल्टीज फेस कर रहा होता है, यानी कि जब वो बी को इस तरीके से देख रहा होता है रिवर्स इमेज में, या फिर वो डब्ल्यू को एम बना के देखता है, इस तरीके से जब वो इन वर्ड्स में लेटर्स में कंफ्यूज हो जाता है, तब हम कहते हैं बच्चा डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ अल्फाबेट्स में दिक्कत फेस नहीं करता, वो मैथ्स में भी करता है या बाकी लैंग्वेज में भी करता है। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम बच्चे को आती है वो आती है उसके माइंड में। ये प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चा उस लेटर को रिवर्स बना के देखता है, वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता वर्ड्स, क्योंकि उसका माइंड उसको सपोर्ट नहीं करता। वो जब बी को डी बोलता है, पढ़ता है, तो वो ठीक से उसे बोल भी नहीं पाता। वो स्पेलिंग्स में अक्सर गलतियां करता है, जैसे पीओटी पोट होता है तो वो टीओपी टोप लिखता है, वो यहाँ पे रिवर्स कर देता है लेटर्स को। इस तरीके से रीडिंग और स्पेलिंग में जब बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। यहाँ मेजर प्रॉब्लम आती है कि बच्चा रिवर्स इमेज देखता है लेटर्स की और वर्ड्स की और उसी तरीके से लिखता है, वो होता है डिसलेक्सिया। लेकिन जब बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम हो, सिर्फ राइटिंग में, क्योंकि उनकी जो माइंड होती है, उनका जो ब्रेन होता है, उसमें वर्ड्स तो वो ठीक से आते हैं लेकिन वो लिखने में प्रॉब्लम करता है, उसकी राइटिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होती, उसके हाथों में उसके फिंगर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, माइंड और हैंड में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तब आती है बात डिस्ग्राफिया की। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो इमेज है उल्टा बनेगा वर्ड्स का, तो वो लिखेंगे भी उल्टा। डिसलेक्सिया वाले को डिस्ग्राफिया हो सकता है, लेकिन डिस्ग्राफिया वाले को डिसलेक्सिया हो कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे बच्चे की बेसिकली राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, बच्चा जो सोच रहा होता है वो उसे ठीक से नहीं लिख पाता, बच्चे का माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब लिखने की बात आती है तो उनकी हैंड राइटिंग क्लीन नहीं होती, क्योंकि जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो यहाँ पर डेवलप नहीं होते। इसलिए जब बच्चा लिखने में प्रॉब्लम कर रहा होता है तो वहां डिस्ग्राफिया आती है। लेकिन जब बच्चे के माइंड में इमेज ही रिवर्स बने और फिर वो रिवर्स बनाए लिखे, रिवर्स बोले, तो वो डिसलेक्सिया में आता है। अब बात आती है अफेसिया की या डिस्फेसिया की। यहाँ पे बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे बच्चे को तुतलाने वाली प्रॉब्लम, हकलाने वाली प्रॉब्लम, यहाँ पे उनकी स्पीच क्लैरिटी नहीं होती, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। और वो साथ ही साथ सामने वाले क्या बोल रहे हैं उसे भी इजीली कैच नहीं कर पाते। अगर उससे जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत जल्दी बोल गया, बहुत स्पीड में बोल गया, जिन बच्चों को एफेजिया होता है वो उनकी बात को समझ नहीं पाते। अब क्योंकि यहाँ पे बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा सामने वाले लोग को समझ नहीं पाता, सामने वाले पर्सन को या टीचर को समझ नहीं पाता, इसलिए उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ये अफेजिया होगा, ये डिस्ग्राफिया नहीं होगा। डिस्ग्राफिया मतलब बच्चा लिखने में गलती करता है, उसका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उसकी मोटर स्किल फाइन नहीं होती। लेकिन अफेजिया में जब वो लिखने में गलती करता है तो वो होता है कि सामने वाले पर्सन ने क्या बोला वो उसे समझ नहीं पाया, इसलिए लिखने में गलती आई। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखता है वो उन्हें नहीं समझ पाता, यहाँ पे उसे वर्ड्स याद रखने में और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके क्या नाम है उन्हें याद रखने में प्रॉब्लम आती है। ये होता है अफेजिया में। डिस्ग्राफिया में उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, उनका हैंड और माइंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन एफेजिया में होता है कि सामने वाले पर्सन ने क्या बोला वो समझ नहीं पाया और इसलिए उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम आई, या फिर जो वो सोच रहे थे वो उसे ठीक से नहीं लिख, इसलिए उनको इसमें प्रॉब्लम आती है। ये होता है अफेजिया। अफेजिया बेसिकली बोलने से रिलेटेड है, कि वो उनकी स्पीच क्लैरिटी नहीं होती। तो इस तरीके से भी बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी फेस करता है। अगर बच्चे को ये डिसेबिलिटीज होती हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चे को थेरेपीज और साइक्रेटिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। जैसे अफेजिया है तो स्पीच थेरेपी आती है, डिस्ग्राफिया तो राइटिंग के लिए थेरेपीज दी जाती है, डिसलेक्सिया है तो वहाँ पे भी थेरेपीज दी जाती हैं। तो जो बच्चे डिफिकल्टीज फेस करते हैं वहाँ तो प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, लेकिन जो बच्चे डिसेबिलिटीज फेस करते हैं तो वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों को चाहिए होता है, स्पेशल अटेंशन वहाँ बच्चे को चाहिए होता है। इसलिए जब बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस से बाद भी इम्प्रूवमेंट ना ला पाए अपनी राइटिंग में, स्पीच में, तब ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है पेरेंट्स और टीचर को कि बच्चा कोई डिसेबिलिटी फेस कर रहा है और उसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक नोटबुक चेक करते वक्त टीचर ने देखा कि बच्चा बार बार कोई एरर कर रहा है राइटिंग में, जैसे कि वो बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है। तो ये जो बच्चा साइन शो कर रहा है, तो यहाँ पे किस तरीके के साइन है?
ये है लर्निंग डिसेबिलिटी के, मतलब बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो ये मिस्टेक्स कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने मल्टीलिंग्विज्म में इसके बारे में डिस्कस किया था। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो इंडिया में पढ़ाई जाती है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। नाउ दिस इज योर बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आने वाली वीडियोस में भी आपको बोनस क्वेश्चन मिलेगा और एक बोनस क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी दिया गया है जो इसके पहले की वीडियो बनाई गई थी रोल ऑफ ग्रामर में। जो भी कोई इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देगा और करेक्ट आंसर देगा तो उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा जो उनके एड्रेस पर पहुंचाया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।